हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका तैयारी वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मेरा नाम राकेश कुमार है। पिछले कुछ समय से हम लोग सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। भूगोल के अध्ययन की बात करें, हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं किसको, जियोमॉर्फोलॉजी को, यानी भू आकृति विज्ञान को। पिछले कक्षा में हमने भू आकृति विज्ञान से संबंधित कई सारे टॉपिक को कवर किया है। मोस्ट रिसेंट यानी लास्ट पिछली क्लास की अगर हम बात करें तो हमने क्या सीखा था, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। और जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सीखा था, हमने सीखा था भूकंपी तरंगों के प्रकाश के संदर्भ में। भूकंपी तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कैसे डिवाइड किया गया था, इस चीज के बारे में हमने सीखा था। भूकंपी तरंगे जब धरातल से सतह के अंदर जाती हैं, यानी पृथ्वी के अंदर जाती हैं, ऐसी कंडीशन में क्या परिवर्तन होता है, हमने इन चीजों के बारे में सीखा था। पिछली कक्षा में हमने और क्या सीखा था शैडो रीजन के बारे में, यानी छाया क्षेत्र के बारे में। आगे हम उस क्लास को आज आगे बढ़ाते हैं। शैडो रीजन में हमने क्या देखा था, या शैडो जोन कहते हैं इसको। देखा था कि जैसे भूकंपी तरंगे पृथ्वी के अंदर प्रवेश करती हैं, प्रवेश करने के बाद क्या होता है, 103 डिग्री के एंगल पर, यानी 103 डिग्री एंगल पर क्या हो रहा था, यहां तक तो पी और एस तरंगे समान रूप से पहुंच रही थी। लेकिन जैसे ही 103 डिग्री को क्रॉस कर रहे थे, ऐसी कंडीशन में, यानी यही वाली एरिया बचती थी, कहां तक, 143 डिग्री। यहां के बीच में क्या हो रहा था, यस तरंगे पूरी तरह से गायब हो जा रही थी। कहने का मतलब भूकंपी यस तरंगे पूरी तरह से गायब हो जा रही थी। इससे क्या अनुमान लगता था, ये फॉर्म किसमें होगा, ये लिक्विड फॉर्म में होगा। लिक्विड फॉर्म में होने का आशय यह है कि यस तरंगों की प्रवृत्ति होती है, यह द्रव में नहीं संचरण कर पाती। ऐसी कंडीशन में अगर यहां से यस गायब हो जा रही तो उसे हम क्या कहेंगे, वह लिक्विड फॉर्म में होगा। जबकि आगे बढ़ने पर क्या होता था, यहाँ पर 143 डिग्री ये भी है, इसके इसके बीच में पी तरंगे फिर से नजर आने लगती थी। इसी चीज को कहा गया था भूकंपीय छाया क्षेत्र, यानी सिस्मिक रीजन कह सकते हैं। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हम सीख चुके हैं। आज लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा हम भूकंप की तीव्रता का मापन कैसे करते हैं उसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। भूकंप के प्रकार के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। भूकंप के प्रकार के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। जो इसके टाइप के बारे में अध्ययन करने की बात है, ये हम दो विधियों से करने की कोशिश करेंगे। पहला, इसकी उत्पत्ति की गहराई के आधार पर कि कितने नीचे ये उत्पन्न हो रहा है। देखिए, जितना ज्यादा नीचे, पृथ्वी की सतह से जितना ज्यादा नीचे ये उत्पन्न होगा, उसके हिसाब से उसकी भयावहता ज्यादा होगी। कहने का मतलब वह ज्यादा विनाशकारी होगा। कैसे होगा, इस चीज को हम आगे देखने वाले हैं। दूसरी चीज हम क्या देखेंगे, जो भूकंपी तरंगे इनका मापन कैसे किया जाता है। मापन करने के लिए दो विधियां हैं जो प्रचलन में है, एक मर्केली मेथड है और एक रिक्टर पैमाने पर हम इसको मापन करते हैं। कैसे करते हैं, इन सब चीजों के बारे में आगे क्लास में देखते हैं। चलिए, पहले अगर हम बात करें भूकंपी तरंगों के बारे में बात करें, भूकंपी तरंगों के प्रकार के बारे में बात कर ले रहे हैं। ये जो भूकंपी तरंगे है ना, ये किसके आधार पर है, गहराई के आधार पर, गहराई के आधार पर। बात समझ रहे हैं आप लोग, यानी गहराई के आधार पर भूकंपी तरंगे कितने प्रकार की होती है अगर हम बात करें तो ये मुख्यतः तीन प्रकार की। कितने प्रकार की होती हैं, तीन। कौन कौन सी, कौन कौन सी, आगे देखते हैं। देखिए, भूकंप मूल यानी फोकस की गहराई के आधार पर भूकंपी तरंगों को तीन भागों में बांटा गया। अब यहाँ पे बात की जा रही फोकस की, तो फोकस के बारे में आप पहले से परिचित हैं। फोकस क्या होता है आप समझिए इस फिगर से। जैसे यह सेंटर है पृथ्वी का, अगर यहाँ पर भूकंप की ऊर्जा इकट्ठी हो रही, भूकंप की ऊर्जा इकट्ठी होने का मतलब पृथ्वी के अंदर का वह स्थान जहां पे एनर्जी इकट्ठा हो रही है और होने के बाद वह प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में चारों तरफ विचरित हो रही है, उस स्थान को हम कहते हैं फोकस, या इसी स्थान को कहते हैं क्या, हाइपो सेंटर। क्या कहते हैं, हाइपो सेंटर। कहां पर, जहां पर एनर्जी इकट्ठा हो रही है वहां से विचरण करेगी। बात क्लियर है। इसके बाद दूसरा टर्म आता है, जब यहां से एनर्जी इकट्ठा हुई है, ये चारों तरफ विचरण करेगी, ऐसी कंडीशन में सबसे पहले कहां पर पहुंचेगी, इस स्थान पर पहुंचेगी, यानी इसके सतह के इस बिंदु पर पहुंचेगी। और जब इस बिंदु पर पहुंचेगी, इसका नाम रखा जाता है क्या, एपी सेंटर। एपी सेंटर कहने का मतलब हिंदी में इसे कहते हैं
आई थिंक बात आपको क्लियर होगा। ये मैं फिर से क्यों बता रहा हूं, आप समझने की कोशिश करिए। यहां पर हमें पढ़ना है भूकंपी तरंगों के प्रकार के बारे में, नहीं कह सकते हैं भूकंप के प्रकार के बारे में, कितने प्रकार का भूकंप आता है। अब यहां पर जितनी गहराई में फोकस होगा, फोकस का मतलब हाइपोसेंटर की बात की जा रही है, हाइपोसेंटर जितनी गहराई पर होगा भूकंप की तीव्रता उतनी ज्यादा होगी, उसका प्रभाव प्रभाव नहीं बल्कि कह सकते उसका दुष्प्रभाव उतना ज्यादा होगा। इसके आधार पर भूकंप को 3 भागों में बांटा गया। बढ़ते हैं पहले भाग के बारे में। आप यहां से समझ गए होंगे ये आपका फोकस है और इसे कहते हैं क्या, ई यानी ईपी सेंटर, या इसको हाइपोसेंटर भी कहते हैं। चलिए इसके पहले प्रकार की बात करें तो पहले प्रकार को हम कहते हैं साधारण या छिछला भूकंप। साधारण या छिछला भूकंप से आता है, कहने का मतलब नाम से स्पष्ट हो रहा, छिछला का मतलब वह कम गहराई पर। अब बात करते हैं हम एग्जाम की, इससे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन सिंपली ऐसे बनेगा, निम्नलिखित में से कम गहराई का भूकंप कौन सा है, या कह सकते हैं ऐसा प्रश्न बन सकता है छिछले भूकंप की गहराई कितनी होती है, या कितने गहराई के भूकंप को हम कहते हैं छिछला भूकंप, या आगे मध्यवर्ती भूकंप पढ़ेंगे, या आप गहराई वाला भूकंप पढ़ेंगे यानी सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप पढ़ेंगे। इन सब चीजों के बारे में देखना। तो आपको याद रखना कितनी गहराई पे पाया जाता है। देखिए जब भूकंप के फोकस की गहराई, किसकी बात की जा रही है, फोकस की, बात समझ रहे होंगे ना, फोकस क्या था, यही जहां पर उत्पन्न हो रही थी, इसकी गहराई 0 से 50 किलोमीटर के बीच हो। कहने का मतलब पृथ्वी की सतह से, ये आपका है सरफेस, ये सरफेस है, अगर इस सरफेस से 0 से 50 किलोमीटर, कहने का मतलब अगर हम इसको 50 किलोमीटर मान ले रहे हैं, यह 0 किलोमीटर, कहने का मतलब बिल्कुल सतह है 0 किलोमीटर, और इस सतह से लेकर 50 मीटर गहराई के बीच कहीं पर अगर भूकंप उत्पन्न हो रहा है उसे हम कहेंगे साधारण या छिछला भूकंप। आई थिंक बात आपको क्लियर है। फिर से समझ लीजिए, पृथ्वी की धरातल से 50 किलोमीटर की गहराई के बीच कहीं पर भूकंप उत्पन्न होगा उसे कहेंगे साधारण या छिछला भूकंप। आई थिंक बात आपको क्लियर होगी। आगे बढ़े, दूसरे प्रकार के बारे में हम बात कर लेते हैं। दूसरे को कहते हैं क्या, मध्यवर्ती भूकंप, यानी क्या, मिडल अर्थक्वेक, मिडिल अर्थक्वेक कहेंगे। ठीक है, हमने बात किया था शुरुआत में कि भूकंप का जो प्रकार हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं फोकस की गहराई के आधार पर। अब आप एक बार बात समझ गए हैं कि फोकस जितनी गहराई पर होगा उसी के आधार पर उसका नाम दे रहे हैं, उसी के आधार पर उसकी क्या होगा, विनाशकारिता होगी। तो पहले भूकंप को हमने पढ़ा, अगर वो 70 से 50 किलोमीटर के बीच है उसे कहेंगे साधारण या छिछला भूकंप। अगर दूसरे की बात करें मध्यवर्ती की, तो यही है आपकी पृथ्वी। यहां पर कहा जा रहा है, यह अगर मान लेना 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर से लेकर 250 किलोमीटर यानी 250 किलोमीटर के बीच कहीं पर भी भूकंप बनेगा उसे कहेंगे मध्यवर्ती भूकंप या मिडल अर्थक्वेक। आई थिंक बात आपको समझ में आई होगी। हम क्या कह रहे हैं कि अगर फोकस की गहराई यानी हाइपोसेंटर, हाइपोसेंटर 50 किलोमीटर से लेकर, हाइपोसेंटर की हम बात कर रहे हैं, अगर यह हाइपोसेंटर या इसी को कहते हैं क्या, फोकस या फोकस, इसे कहेंगे, ये अगर 50 किलोमीटर से लेकर 250 किलोमीटर के बीच कहीं भी बनेगा उसे कहेंगे मध्यवर्ती भूकंप या मिडल अर्थक्वेक। बात क्लियर है। अगले प्रकार के बारे में देख लेते हैं। अगला प्रकार क्या है, अधिक गहराई वाले भूकंप। अधिक गहराई वाले भूकंप का मतलब अगर यही फोकस यानी यही फोकस या हाइपोसेंटर का मान क्या हो जाए, 250 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर के बीच, 700 किलोमीटर के बीच कहीं पर बने उसे कहेंगे अधिक गहराई वाला भूकंप। आई थिंक बात आपको क्लियर होगी। 3 प्रकार पढ़ा हमने, साधारण या छिछला भूकंप सतह से 50 किलोमीटर, मध्यवर्ती 50 से 250 किलोमीटर, और गहरे भूकंप की बात करेंगे तो 250 से लेकर 700 किलोमीटर के बीच कहीं पर भी बनेगा। यह बात आपको समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा भूकंपों के माप के बारे में हम पढ़ लेते हैं। इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं। इसका मेजरमेंट करने का पहला पैमाना जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो है मर्केली स्केल। मर्केली स्केल, देखिए
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे भूकंप को पढ़ रहे हैं, भूकंप को पढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्या क्या चीजें, कहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होती है, इसके बारे में हम चर्चा जरूर करते हैं। यहाँ पे बात कर रहे हैं मर्केली स्केल की। मर्केली स्केल पे भूकंप का मेजरमेंट कैसे करते हैं, इसके बारे में हमें बात करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात ये आती है, मर्केली स्केल पे हम मापते हैं तो क्या मापते हैं, भूकंप की वेलोसिटी, भूकंप की इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड, क्या मापते हैं, इसी के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से मर्केली स्केल से भूकंप का मापा जाता है, क्या मापा जाता है, उस चीज को आपको फिल करना होता है या ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होता है। समझते हैं इस बात। ये जो मर्केली स्केल है, ये इससे मापा जाता है भूकंप की तीव्रता। बात को खूब बढ़िया से समझिएगा, तीव्रता यानी इंटेंसिटी। बात क्लियर है? सबसे पहली बात हमें जो याद रखना है, भूकंप का जो मेजरमेंट करते हैं, जो भूकंप की माप करते हैं मर्केली स्केल से, मर्केली स्केल से हम क्या मापते हैं, इंटेंसिटी और यानी तीव्रता। आपको याद रखना है मर्केली इंटेंसिटी, ठीक है। कैसे याद करना, अभी हम उसको ट्रिक भी बता रहे हैं आपको। इंटेंसिटी का संबंध भूकंप के प्रभाव से है। कहने का मतलब इंटेंसिटी जितना ज्यादा होगा या जितना कम होगा, उसी के आधार पर भूकंप का प्रभाव ज्यादा या कम होगा। यह कैसे पता लगेगा, अगर भूकंप की तीव्रता यानी भूकंप की इंटेंसिटी ज्यादा है या कम है, उसी के आधार पर प्रभावित होगा क्षेत्र, यानी उसका प्रभाव ज्यादा होगा कि कम होगा। इंटेंसिटी ज्यादा तो भूकंप का प्रभाव ज्यादा। आगे बढ़ते हैं। इस पे 1 से लेकर 12 खाने बने होते हैं। कितना? 1 से लेकर 12 खाने बने होते हैं। उसी के आधार पर भूकंप की तीव्रता का मापन करते हैं कि कितनी तीव्रता का भूकंप आया, 1 का, 2 का, 3 का, ऐसे 12 तक के खाने बने हुए हैं। आगे देखते हैं इसके बारे में, इसकी और क्या विशेषता है। यह लेस साइंटिफिक है। लेस का मतलब यह कम वैज्ञानिक विधि है। कम वैज्ञानिक का मतलब यह है, यह आज के समय में ज्यादा यूज नहीं होता है, इसकी एक्यूरेसी उतनी ज्यादा नहीं मानी जाती है, लेकिन आज भी कुछ यूरोपियन कंट्री में भी इसका प्रयोग होता है। अगर हम अपने देश की बात करें, ज्यादातर देशों में रिक्टर पैमाने का प्रयोग होता है, लेकिन कुछ यूरोपियन कंट्री हैं जहां पे आज भी मर्केली स्केल का प्रयोग होता है, मर्केली पैमाने का प्रयोग होता है। तो लेस साइंटिफिक है, और लेस साइंटिफिक के साथ साथ इसे कहते हैं रेयरली यूज। रेयरली का मतलब मुश्किल से, यानी कुछ देशों में ही इसका प्रयोग किया जाता है, बस आपको इतना ध्यान में रखना है। यहां से जो प्रश्न बनना है, आपको याद क्या रखना है, मर्केली स्केल से क्या मापते हैं, सबसे पहली बात इंटेंसिटी मापते हैं। यहां पर कितने खाने बने हैं, 1 से लेकर 12 तक, ठीक है। आपको ज्यादातर बस यहीं से प्रश्न बनता, यही चीज को आप याद रखना है। आई थिंक बात क्लियर है। चलिए अगले पैमाने को हम देख लेते हैं। अगला पैमाना है आपका रिक्टर स्केल। क्या है? रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल से भूकंप का परिमाण मापते हैं। क्या मापते हैं? परिमाण यानी एम्पलीट्यूड। आपको यह भी याद रखना है। याद कैसे रखना है, देखिए हमने पहला पढ़ा था क्या, मर्केली का। मर्केली का पढ़ा था, तो वहां पे क्या मापा था, तीव्रता। यहां पे पढ़ रहे हैं किसको, रिक्टर को। रिक्टर से क्या मापते हैं, परिमाण। कई बार जब परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है तो हमारे दिमाग में कंफ्यूजन बन जाता है। कंफ्यूजन क्या बनता है कि मर्केली से तीव्रता मापते हैं या मर्केली से परिमाण मापते हैं। कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है, रिक्टर से तीव्रता मापते हैं या रिक्टर से परिमाण मापते हैं। तो आपको एक याद रख लेना, दूसरा अपने आप याद रहेगा। एक सार तरीके से हम समझते हैं। मर्केली से तीव्रता आज मौके पे तो आपको याद आ रहा है, लेकिन कंफ्यूजन बन सकता है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए रिक्टर में ये मिल रहा है क्या, री, परिमाण में री मिल रहा है, ठीक है। यहां से आप जोड़ लीजिएगा। आप यहाँ पे ध्यान से ऐसे समझ लीजिएगा, किसकी बात कर रहे हैं, रिक्टर परिमाण, रिक्टर परिमाण, तो आपको याद रहेगा, ठीक है। कोई टेक्निक नहीं है, बस ऐसे दिमाग में आप बैठा लीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं बनेगा। आगे बढ़ते हैं। वहां पर देखा था कि आपने 1 से लेकर 12 तक के खाने बने थे, लेकिन यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक के खाने बने होते हैं। कितना बने होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। ये चीज आपको याद रखना है, क्योंकि रिक्टर पैमाने पर जो खाने बने हैं 0 से 9 लेकर यहां तक के आधार पर भी भूकंप की क्या कितनी प्रभाव होगा उसके बारे में मापन हम करते हैं, ठीक है। ये साइंटिफिक है, ज्यादा, बहुत ज्यादा यूज होता है, वाइडली यूज होता है। और ये कि यह लघुगण की पैमाना है। आप इस बात को भी याद रखिएगा, यह कैसा पैमाना है, लघुगण की।
देखिए लघुगणकीय पैमाने से आशय है कि ये बहुत तेजी से बढ़ता है। तेजी से कैसे बढ़ता है, एक शब्द आपको बता दे रहे हैं। प्रत्येक खाना जब आगे बढ़ता ही है, जैसे 0 से 1 पे जा रहा है, जैसे ये 0 है, 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये प्रत्येक में क्या होता है, अपने से 32 गुना एनर्जी यहाँ पे बढ़ाता है। कितना? 32 गुना एनर्जी बढ़ता है। क्यों? ये लघुगणकीय पैमाना है। आप लघुगणक यहाँ पे नहीं समझना, सिर्फ आपको याद रखना है रिक्टर पैमाना लघुगणकीय पैमाना है, या अपने से पूर्व से कितना 32 गुना एनर्जी शो करता है। आगे बढ़ते हैं। यहां से दो बातें आपको समझ में आ गई हैं। मापन के लिए मर्केली आपने पढ़ा, मर्केली से इंटेंसिटी मापते हैं, 1 से 12 तक होता है, लेस साइंटिफिक है, कुछ यूरोपियन कंट्री में आज इसका प्रयोग होता है। रिक्टर के बारे में आपने क्या सीखा, इसे परिमाण मापते हैं, 0 से 9 तक के खाने हैं, यह लघुगणकीय पैमाना है, ये वाइडली यूज है, ज्यादातर जगहों पर यही प्रयोग होता है। आई थिंक आपको बात क्लियर होगी। एक बात और समझिएगा, यहाँ पर जो खाने बने हैं वो 9 से ज्यादा बने हैं। कि जब 9 से ज्यादा खाने बने तो 0 से 9 की ही चर्चा क्यों हो रही है? जी हाँ बिल्कुल, 0 से 9 की चर्चा सिर्फ इसलिए हो रही है कि 9 के बाद जो भूकंप की ये क्या बताते हैं, एम्पलीट्यूड, जो परिमाण बताते हैं, वहां पर एक्यूरेसी की मात्रा कम होती है। कहने का मतलब वहां सटीकता कम होती है, 0 से 9 तक सटीकता ज्यादा होती है। ठीक है, आगे कुछ टर्म है भूकंप से संबंधित, उनके बारे में मद्देनजर कर लेते हैं। खूब पूछा गया प्रश्न में। देखिए बहुत ज्यादा हम इसको ब्रॉड करने की कोशिश नहीं करते, हम चाहते हैं कि आपको कोर चीजें बताई जाए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें बताई जाए। और अगर गलत हो रहा है तो कहने का मतलब आप कहीं न कहीं गलती कर रहे हैं, चाहे नोट्स नहीं बना रहे हैं, रिविजन नहीं कर रहे हैं, कुछ तो गलती कर रहे हैं आप। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं समभूकंपीय रेखाओं की। आप याद रखिएगा आइसोसिस्मल लाइन। देखिए जिस टर्म में इंग्लिश को ही याद रखना है हम उसके बारे में जरूर बता देते हैं। आप समभूकंपीय छोड़कर आप क्या रखिएगा, आइसोसिस्मल लाइन। आइसोसिस्मल लाइन क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। भूकंप के समान तीव्रता, किसकी बात हो रही है, इंटेंसिटी की, प्राप्त करने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं, इसका केंद्र अधिकेंद्र होता है। आप समझ लीजिएगा ध्यान से। जैसे यह ईपी सेंटर है, आपका ईपी सेंटर है, अधिकेंद्र है। अधिकेंद्र से आप देखेंगे इस एरिया पे अगर हम मान ले रहे हैं इंटेंसिटी 1 मिल रही है, ठीक है, यहाँ पर कहीं 1 मिल रहा है, यहाँ पे कहीं 2 मिल रहा है, यहाँ पे 2 मान ले रहे हैं, यहाँ पे 3 है, 3 है, कहीं 4 होगा, कहीं 5 होगा, ऐसे मिल रहा है इंटेंसिटी। कहने का मतलब, और केंद्र को क्या माना हमने, अधिकेंद्र। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, जो समान तीव्रता को प्राप्त करने वाले स्थान है उन स्थानों को हम मिला देते हैं। कैसे, भूकंप के जो अधिकेंद्र है, एपिसेंटर है, तो केंद्र मानकर जो समान तीव्रता मिलने वाले स्थान है उनको मिला देते हैं, तो एक वृत्ताकार संरचना बनती है। और वृत्ताकार संरचना जो बनती है उसी की लाइन को हम क्या कहते हैं, आइसोसिस्मल लाइन। कहने का मतलब समभूकंपीय रेखाएं। सम का मतलब समान, भूकंपीय रेखाएं मतलब समान भूकंप की तीव्रता प्राप्त करने वाली रेखाएं क्या है, समभूकंपीय रेखाएं। समान तीव्रता का भूकंप प्राप्त करने वाली रेखाएं क्या है, समभूकंपीय रेखाएं। आप समझिएगा जैसे यहाँ पर 1 है, कहने का मतलब अगर इसको मिलाएंगे तो ऐसी संरचना कोई बनेगी, एक वृत्त बन गया। 2 वाले को मिलाएंगे ऐसी संरचना बन गई, ऐसे 3 वाले के साथ ऐसी संरचना बन जाएगी। कहने का मतलब ऐसी वृत्ताकार सिचुएशन बनती जा रही है। इसी चीज को क्या कहेंगे हम, यही कहेंगे क्या, ये समभूकंपीय रेखाएं। कई बार प्रश्न में पूछा जाता है समभूकंपीय रेखाएं जो हैं वह अधिकेंद्र संकेंद्रीय वृत्तों में बनती है। संकेंद्री का मतलब आप समझिएगा, संकेंद्री का मतलब समान केंद्र, केंद्र सबका एक ही होता है। यहां तक शायद कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं, फिर से समझ लीजिए, समान तीव्रता का अनुभव करने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं, समभूकंपीय रेखाएं, आइसोसिस्मल लाइन। ध्यान रखिएगा, जब आइसोसिस्मल लाइन को हम ड्रा करते हैं तो भूकंप का जो अधिकेंद्र होता है वही उनका भी केंद्र होता है, यानी संकेंद्रीय वृत्तों का भी केंद्र होता है। अगला टर्म आता है होमोसिस्मल लाइन या कोसिस्मल लाइन। आप समझिएगा इसको भी, होमोसिस्मल लाइन या कोसिस्मल लाइन। देखिएगा यहाँ पे क्या कहेंगे इसे हिंदी में, समसामयिक रेखाएं। समसामयिक रेखाओं का मतलब क्या होता है, समान समय में
भूकंप की तीव्रता का अनुभव करने वाली रेखाओं को हम क्या कहते हैं? समसामयिक रेखाएं, यानी होमोसिस्मल या कोसिस्मल लाइन। आई थिंक बात आपको क्लियर है। चलिए देखते हैं, यहां पे बात कर रहे हैं समसामयिक रेखाओं। इसका भी केंद्र अधिकेंद्र होता है, जैसे मान ले रहे हैं अधिकेंद्र है यानी ईपी सेंटर है। इस स्थान पर अगर हम मान ले रहे हैं 2:05 पर भूकंप आया है, ठीक है। ऐसा भी स्थान होगा कि 2:05 पर यहां पर भी कुछ आया होगा। ऐसे मान लीजिए 2:10 पर आया भूकंप, यहाँ पे कहीं 2:10 पर आया है, यहाँ पर 2:15 पर पहुंचा है, यहाँ इस साइड में 2:15 पर जहां पहुंचा होगा। अब क्या करेंगे हम, देखिए समान समय को मिलाएंगे। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 2:05 पर जहां भी जहां जहां कहीं मिला होगा, मान लेते यहाँ भी मिला होगा, कहीं कहीं तो मिला ही होगा ऐसे 2 बज के, ये जो समान समय पर मिलने वाले भूकंप हैं इनको एक साथ हम मिला देते हैं, ठीक है। 2:10 वाले को भी ऐसे मिला देंगे, ऐसे 2:15 वाले को भी मिला देंगे। कहने का मतलब समान समय पर यहां पर भूकंप 2:15 पर कुछ मिलेगा, यहां पर कुछ मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में समान समय में जो भूकंप मिल रहा है उसको मिलाने वाली जो संकेंद्रीय वृत्तीय रेखाएं हैं उसी को हम कहते हैं होमोसिस्मल या कोसिस्मल लाइन। बात को समझ गए होंगे। क्या प्रश्न कैसे बनता है, यहाँ पर प्रश्न जो बनता है कई बार क्या करता है, प्रश्न में यही पूछा जाता है होमोसिस्मल लाइन क्या है, निम्नलिखित में से होमोसिस्मल लाइन क्या है, या कई बार आपको मैचिंग वाले जो प्रश्न दिए जाते हैं उसमें आपको मिलाना होता है। तो आप कंफ्यूजन में नहीं पड़िएगा। आइसोसिस्मल समभूकंपी, कोसिस्मल या होमोसिस्मल की बात करेंगे तो समान समय में भूकंप की तीव्रता का अनुभव करने वाली रेखाओं को क्या कहेंगे, होमोसिस्मल या कोसिस्मल लाइन। आई थिंक बात आपको यहाँ तक खूब बढ़िया से समझ में आई। हमने आज क्या क्या सीखा इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। हमने भूकंप के प्रकार के बारे में सीखा, और क्या सीखा, होमोसिस्मल और कोसिस्मल लाइन के बारे में सीखा। बेहद इंपॉर्टेंट चीज है ये। भूकंप से इस चैप्टर से मतलब ये जो हमने 3 चीजें पढ़ा है इससे क्वेश्चन बनने की संभावना खूब पर्याप्त रहती है। आप पढ़ते रहिए, कोई मुश्किल नहीं है, इस चीज को आप समझते रहिए। आज की क्लास को हम यहीं ओवर करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपको बढ़िया से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और अधिकारी बनने की दिशा में अपना प्रयास जारी रखिए। आपके उस प्रयास में हमारा जो सहयोग होगा हम उसको पूरी तरह से बेहतर तरीके से निभाने की कोशिश करते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत।